नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 18 स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। सबसे पहले बताते हैं आपको क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। आईटी कंपनियां रहेंगी फोकस में आज, क्योंकि दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। टीसीएस के नतीजे आए थे, उम्मीद से बेहतर रहे, लेकिन बाजार को पसंद नहीं आए। अब विप्रो और HCL टेक, इन्फोसिस, इनके नतीजे आने हैं। क्या करना चाहिए इन शेयरों में, आपको जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। टाटा मोटर्स पर होगी फोकस, क्योंकि टाटा टियागो ईवी जो लॉन्च हुई है उसको जोरदार रिस्पांस मिला है। पहले ही दिन करीब 10,000 बुकिंग मिल गई हैं। साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज पर भी करेंगे चर्चा। आज हमने देखा बाजार लगातार तीसरे कारोबारी दिन गिरावट पर जाकर बंद हुए। निफ्टी 17,000 के अहम स्तर से फिसलकर 16,984 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी अच्छी खासी गिरावट रही। निफ्टी बैंक और मिड कैप का भी कमोबेश यही हाल था। रियल एस्टेट और मेटल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। दिन भर बाजार में और क्या उठापटक रही, बता रहे हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। आज आईटी ने पूरा मूड खराब कर दिया बाजार का। एक्चुअल में हुआ क्या, टीसीएस के बेहतर नंबर आए, लेकिन आईटी की परफॉर्मेंस मार्केट के उम्मीद के बिल्कुल मुताबिक नहीं रही। ना केवल टीसीएस टूटा, बल्कि मार्केट के अंदर इन्फोसिस जैसे शेयर भी टूट गए। अगर आप कुल मिला के निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स पहले देखेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। जैसे आप निफ्टी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने 17,000 के नीचे जाके क्लोजिंग की है। ये पिछले 3-4 दिन से हम 17,000 के लेवल को बचा रहे थे। फाइनली आज आईटी का मूड से हम फिर से नीचे चले गए 17,000 के। दूसरा, अगर आप बैंकिंग काउंटर्स को भी देख पा रहे हैं, आज इन्होंने एक बार सपोर्ट करने की कोशिश तो की, लेकिन कुछ ज़्यादा सहारा नहीं दे पाए। लेकिन फिर भी अगर आप परसेंटेज में निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी देखेंगे तो ये करीब आधा है। आते हैं इंडिया विक्स पे, इसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज 2-3 दिन से रेंज में था। आज ये फाइनली 4% और ऊपर हुआ और 20.5 पे आ गया। ये करीब 21-22 से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। इसलिए कल की ओपनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि कल बाजार ओपन कैसे करता है। लेकिन आज का दिन किसी भी पैरामीटर्स पे ठीक नहीं है। आते हैं आज के निफ्टी के अब गेनर्स और लूजर की कड़ी में। अगर आप गेनर्स और लूजर की कड़ी देखेंगे तो निफ्टी के जो गेनर्स हैं उसमें एक्सिस बैंक किसी तरह से अच्छे से निशान में, हरे निशान में बंद हुआ। एशियन पेंट और अदानी एंटरप्राइजेस, हालांकि इनका परसेंटेज गेन कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी ये शेयर हरे निशान में जाके बंद हुए हैं। टॉप लूजर्स की कैटेगरी में डिविस लैब को लेकर आज जब शिपमेंट का डाटा आया सामने निकल के, ये शेयर 5% डेज लो पे चला गया, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। एडिसन बैंक में जब करीब 1.5% के आसपास का इक्विटी का हाथ बदला हुआ तो ये शेयर भी 3% तक नीचे चला गया। नेस्ले और आइशर मोटर के अंदर भी तेज गिरावट हमको आज बनती हुई दिखी है। आते हैं मिड कैप की श्रेणी के अंदर। मिड कैप में एक्चुअली हुआ क्या, अगर आप मिड कैप के लूजर्स गेनर्स दिखा रहे हैं तो चावल वाली जो कंपनी है, स्पेशली उसमें KRBL, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आपको बढ़ते दिखे। राजेश एक्सपोर्ट्स है, कल्पतरू पावर है, रूट मोबाइल है, इन सभी शेयर्स के अंदर आपको अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखी है। लूजर्स की कैटेगरी चेक करें तो इंडिया सीमेंट्स के अंदर डील होने के बाद आज तेज गिरावट थी और ये शेयर करीब 11% नीचे जाके बंद हुआ। मजगांव डॉक, सुजलॉन, JSW एनर्जी जैसे शेयर्स भी आज लाल निशान में बंद हुए और इनका परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो आपको मिड कैप शेयर्स के अंदर आज कितनी तेज गिरावट हुई है इसका आकलन लग जाएगा कि सबसे इन 4 शेयर जो आपकी स्क्रीन पर है इसमें सबसे कम भी 5% टूटा है। आ जाते हैं 52 वीक हाई पे, छोटी कैटेगरी के अंदर ही। अगर साल का हाई जिस शेयर ने लगाया वो था शेलेट होटल और साथ ही कल्पतरू पावर, इन दोनों शेयर्स ने आज का 52 वीक हाई टेस्ट किया। लास्ट में चलते चलते मैं आपको साल का लो टेस्ट करने वाले शेयर्स बताता हूँ मिड कैप कैटेगरी में, वो है बायोकॉन, मैस्टेक और मेट प्लस हेल्थ जैसे शेयर्स ने आज आप 52 वीक साल का निचला स्तर भी टेस्ट किया। कुल मिला के आज मार्केट्स के लिए दिन अच्छा नहीं था। आज लेवल से, कन्विक्शन से, अर्निंग्स की पहली खेप से, तीनों से ही आज आपने लाल निशान मार्केट्स के अंदर देखा। बिल्कुल, तो बाजार ने कुछ अहम लेवल भी तोड़े और दबाव सबसे ज्यादा आईटी नहीं बनाया। चलिए 2 खास मेहमानों को करते हैं शो में शामिल। विपुल काकड़िया और सनी अग्रवाल मेरे साथ शो में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। विपुल, 16,000 के आसपास जो है न पहुंचे बाजार, वो अच्छा है। 17,000 के नीचे हमने जाते हुए देखा, आज क्लोजिंग वहां पर हुई। कितना चिंता का विषय मानते हैं आप इसे? मैं समझता हूं जैसे हमने 2-3 सप्ताह पहले जब डिस्कशन किया था तो उस टाइम निफ्टी 18,000 स्केल करने की कोशिश कर रहा था। हमारा व्यू यही था कि उस टाइम भी अगर 18,000 के ऊपर 2-3 दिन अगर सस्टेन कर लेता मार्केट तो ऑल टाइम हाई के ऊपर चले जाता, बट वहां पर वहीं से दबाव चालू हुआ मार्केट में। एंड मेजर फैक्टर्स जो है ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, रिसेशन फियर्स प्लस जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उनकी वजह से अपने बाजार पे भी असर दिख रहा है। आज क्लोजिंग 17,000 के नीचे दिया। अब कल देखेंगे अगर वहीं अगर सस्टेन कर पाए मार्केट तो एक 16,800 का एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा।
उसके नीचे अगर क्लोजिंग हुई तो मैं समझता हूँ कि हम 16,000 के आसपास आ सकते हैं निफ्टी में। ओके, तो यानी माहौल थोड़ा सा स्कैरी दिखाई दे रहा है। और आज अगर हम देखें कि जो डाउ फ्यूचर्स हैं वो भी नेगेटिव टेरिटरी में ही दिखाई देंगे। बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है लेकिन फिर भी अभी टेरिटरी नेगेटिव ही है। सनी, आपका व्यू क्या बन रहा है इस समय मार्केट पर? हम देख रहे हैं कि कई एक्सपर्ट्स जब आए थे आज से महीना डेढ़ महीना पहले जब चर्चा होती थी तब कई लोगों ने आके कहा कि दिवाली तक तो बाजार नया हाई छू लेगा। एक बार की ऐसा लगा भी था कि शायद तेजी दिख रही है बाजार में, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो मूवमेंट है धीरे धीरे हम फिसलते जा रहे हैं। ब्रॉडली इस समय आपका क्या व्यू है? आप लॉन्ग साइड पर हैं या आपको लगता है वेट एंड वॉच करना चाहिए निवेशकों को? हमें लगता है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज से जा रहा है। बेसिकली मार्केट इज लुकिंग फॉर सम पॉजिटिव साइंस। एक तरफ अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन की और अगर मैं देखूं तो रशिया और यूक्रेन का जो की ओर से सब निगेटिव न्यूज ही आ रही हैं, तो मार्केट इज ईगरली वेटिंग कि कोई वहां से कोई पॉजिटिव न्यूज आए। और एक दूसरी ओर जो इन्फ्लेशन का कंसर्न है उसको चलते हुए एक स्ट्रीट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा ट्रैक करेगा अपकमिंग थर्सडे, दैट इज ऑन 13th ऑफ अक्टूबर। यूएस के जो सितंबर महीने की जो मंथली इन्फ्लेशन नंबर है वो आएंगे और उसके बाद यूएस की फेड मीटिंग है 1 और 2 नवंबर को। तो फॉर यूएस फेड मीटिंग जो इन्फ्लेशन के सितंबर के नंबर जो 13 अक्टूबर को आएंगे, दैट विल बिकम अ बेस। तो अगर वो नंबर अनुमान से कभी नीचे आते हैं तो मुझे लगता है कि ये मार्केट एक साइन ऑफ रिलीफ की तरह लेगा और ये एक्सपेक्ट करेगा कि जो फेड अपनी जो पेस ऑफ हाइक है उसमें थोड़ा सा हॉकिश स्टांस जो है अपना रिड्यूस करेगा। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है अगर इन्फ्लेशन नंबर अनुमान से नीचे आते हैं तो। और अगर मैं शॉर्ट टर्म का थोड़ा व्यू लूं तो मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है और जैसे हमने देखा कि 16,800 और 17,400 के बीच में मार्केट काफी टाइम से ट्रेड हो रहा है और अगर 16,800 के नीचे चला जाता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा ये जो मार्केट है ये थोड़ा वेट एंड वॉच का मार्केट है। ग्रेजुअली डिप्लॉय करना चाहिए पैसा। दिस इज नॉट अ मार्केट की जहां आप एक जाकर के एक ही शॉट में आप पूरा पैसा आप डिप्लॉय कर दोगे। करेक्ट। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच करें, धीरे धीरे पैसा लगाएं। ये बाजार में बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर, बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर पैसा लगाना वो वाला मार्केट नहीं है ये फिलहाल। तो वेट एंड वॉच और धीरे धीरे पैसा डिप्लॉय करें। ये अच्छी बात आपने सनी यहाँ कही। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा कल्प्रिट था बाजार को गिराने में वो आईटी स्पेस था। मैं सबसे पहले सनी आपसे ही जानना चाहूँगा कि टीसीएस के नतीजे तो अच्छे ही थे। अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें या ईयरली बेसिस पे देखें, नंबर्स में कोई बुराई नहीं है, मैनेजमेंट की कमेंट्री में कोई बुराई नहीं है। वो कह रहे हैं कि एट्रिशन जो है वो पीक आउट हो गया है, यहाँ से अब गिरावट आएगी एट्रिशन में। उनको लग रहा है कि मार्जिन यहाँ से बेहतर होंगे। फिर बाजार को पसंद क्यों नहीं आया? स्टॉक आज हमने देखा काफी नीचे है। आप क्या कॉल दे रहे हैं टीसीएस पे फिलहाल? हमारा आईटी सेक्टर पे व्यू इज द न्यूट्रल विद अ पॉजिटिव बायस। हालांकि टीसीएस ने नंबर काफी अच्छे दिए हैं बट एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि अल्टीमेटली जितनी भी लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं उनका जो मेजोरिटी बिजनेस है यूएस और यूरोप से आता है और जब तक यूएस और यूरोप में रिसेशन का नैरेटिव चल रहा है तब तक कहीं ना कहीं एक स्ट्रीट में एक डर का माहौल रहेगा कि इनकी जो डिमांड एनवायरनमेंट है ये कहीं सडनली डिटोरिएट ना हो जाए और इनके जो कॉन्ट्रैक्ट है या प्राइसिंग है या जो डील विन की जो पाइपलाइन है वो कहीं घट ना जाए। इसलिए हालांकि वैल्यूएशन काफी कंफर्ट जोन में आ गई है तो हमें लगता है कि जितने भी लार्ज कैप आईटी कंपनीज है, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेकेम, ये सब कंपनियों में डाउनसाइड फिलहाल लिमिटेड है बट अपसाइड के लिए थोड़ा समय रुकना होगा। तो अगर कोई इन्वेस्टर आईटी सेक्टर में पैसा लगाना चाहता है तो उसने एसआईपी का रूट एडॉप्ट करना चाहिए। 2-3 महीने के लिए ग्रेजुअली पैसा डिप्लॉय करना चाहिए। जैसे टीसीएस 3,000 के आसपास एक फेयर वैल्यू जोन में आ जाता है तो वहां इन्वेस्टर ग्रेजुअली डिप्लॉय कर सकता है। सिमिलरली फॉर इन्फोसिस 1400 के करीब काफी अट्रैक्टिव लगता है। ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर इन्फोसिस ओपन मार्केट बायबैक अनाउंस करेगा तो हमें लगता है कि एक प्राइस सपोर्टिव एक्शन रहेगा और वो उसके चलते हुए भी एक प्राइस इन्फोसिस के प्राइस में एक सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल अप्रोच जो है लार्ज कैप आईटी कंपनी में ग्रेजुअली पैसा लगाना चाहिए इन एसआईपी मोड। डाउनसाइड इज लिमिटेड बट अपसाइड इज सब्जेक्ट टू द जो रिसेशनरी एनवायरनमेंट है, रिसेशनरी जो बातें हो रही है यूएस और यूरोप को लेके, जब तक वो सबसाइड नहीं होगी तब तक अपसाइड हमें आईटी कंपनियों में नहीं दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि डाउनसाइड लिमिटेड जरूर दिखाई दे रहा है लेकिन ऐसा नहीं कि अपसाइड बहुत ज्यादा है। ये एनवायरनमेंट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। 1400 के आसपास इन्फोसिस थोड़ा फेयर वैल्यू दिखाई देता है, वहां धीरे धीरे आप पैसा लगा सकते हैं। 3000 के आसपास टीसीएस में पैसा लगा सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं जिनको आप ध्यान में रखें। विपुल, इस समय मैं आगे बढ़ूंगा और जो 2 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं हमारी टीम से समझूंगा कि क्या एक्सपेक्टेशन है बाजार की इस बार। लेकिन आप इस समय आईटी पर क्या कॉल दे रहे हैं? अगर आपको पिक करना है तो आप बड़ी कंपनियों के साथ जा रहे हैं या आप मिड कैप आईटी की तरफ फोकस करेंगे?
मेरा पूरा जो आईटी सेक्टर का करंट व्यू है वो वेट एंड वॉच वाला ही है। काफी बार आईटी सेक्टर अपना जो डाउन ट्रेंड है उससे बाहर आने के लिए कोशिश कर रहा था, टेक्निकली अगर बात करूं तो। बट ये हो नहीं पाया सक्सेसफुली, और इसका कारण ये है कि जो मैक्रो लेवल पे सिचुएशन है ग्लोबली, और मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट्स आईटी सेक्टर के आपके वेस्टर्न कंट्री से, ये यूएस यूरोप से, तो वहां पर जब तक ये रिसेशन का माहौल और इन्फ्लेशन का माहौल सबसाइड नहीं हो जाता, पॉजिटिव कमेंट्री वहां से नहीं आती है, तब तक आप ट्रैक्शन आईटी सेक्टर में नहीं देखेंगे। तो फिलहाल तो मैं इनको वेट एंड वॉच लिस्ट पे ही रखूंगा। जब कहीं मोमेंटम बनेगा, कोई एक ट्रेंड रिवर्सल आएगा, तब मैं इनमें पोजीशन बनाने की सलाह दूंगा। वेट एंड वॉच आपकी तरफ से आईटी स्पेस पूरा ही कोई ट्रेंड रिवर्सल आएगा तो फिर हम फिर से बात करेंगे और फिर पता करेंगे कि क्या कौन से स्टॉक पे आपको बेट करना चाहिए। लेकिन इस बीच जैसा हमने बताया, नतीजों का सिलसिला शुरू हो गया है। टीसीएस के नंबर्स आ चुके हैं और अब विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इन सब के नंबर्स भी एक एक करके आएंगे। विप्रो की बात पहले करते हैं। मेरी सहयोगी पूजा मेरे साथ जुड़ रही है। पूजा, बताइए क्या उम्मीद कर रहा है बाजार इस बार विप्रो के नंबर से? विप्रो में इस बार इम्पॉर्टेंट होगी मार्जिन के नंबर्स। मार्जिन में हमारा अनुमान है कि कुछ यहाँ पर दबाव देखने को मिल सकता है, और इसके अलावा गाइडेंस क्या होगी ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा देखना। फाइनेंशियल्स की बात करें तो रूपी टर्म्स में जो ग्रोथ रहेगी वहाँ पर 5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। डॉलर टर्म्स में 2% की ग्रोथ देखने का अनुमान है। एबिट मार्जिन 15.2% के पास देखने को मिल सकते हैं। मुनाफे में करीब 4% की गिरावट देखने का अनुमान है। अब कंपनी ने जो 1 महीने की सैलरी हाइक ली थी उसकी वजह से मार्जिन पर असर पड़ेगा। सप्लाई साइड प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, ट्रैवल कॉस्टिंग के बढ़े हुए रहेंगे, उन तमाम फैक्टर्स का असर मार्जिन पे दिखेगा। तो रुपये में जो गिरावट भी आई, कमजोरी आई, उसका भी फायदा यहाँ पर ज़्यादा मिलता हुआ कंपनी को दिखाई नहीं देगा। नज़र रखिए कि Q3 के लिए कंपनी कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ पर क्या गाइडेंस देती है। हमारा अनुमान है कि 1 से 3% के पास ये आंकड़ा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मार्जिन भी जो है वो 17 से 17.5% का टारगेट कंपनी दे सकती है। अगर इसके भी नीचे आया तो फिर उसका एक नेगेटिव असर स्टॉक पे देखने को मिलेगा। लार्ज डील कितनी है कंपनी के बुक्स पर, इस पर नज़र रहेगी। और इसके अलावा बीएफएसआई, कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर सेगमेंट से किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। तो ओवरऑल बात करें तो नतीजों में इस बार सबसे इंपॉर्टेंट होगा देखना कि मार्जिन को लेकर कंपनी के क्या आउटकम निकल कर आते हैं। बिल्कुल, चलिए एचसीएल टेक के बारे में भी पता कर लेते हैं। मेरे सहयोगी शरद दुबे मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं। शरद, बताइए एचसीएल टेक के जो नतीजे आने वाले हैं उनसे क्या उम्मीदें हैं बाजार को इस बार? जी हाँ, दिग्गज कंपनी एचसीएल टेक के जो है दूसरे तिमाही के कल नतीजे आने वाले हैं, और देखा जाए तो इस साल जो है स्टॉक लगभग 30% गिर चुका है। और वैल्यूएशंस की बात करें तो FY24 की जो पी रेशियो है वो लगभग 16 गुना पे है। अब आंकड़ों की बात करें तो अनुमान में जो है डॉलर रेवेन्यू जो है लगभग सपाट 1% का ग्रोथ रहेगा, और जो कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो लगभग 3% का अनुमान है। मार्जिन्स में हालांकि सिक्वेंशली 40 बेसिस पॉइंट्स का अपटिक देखने मिल सकता है, लगभग 17% का ग्रोथ रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि जो कंपनी की जो ग्रोथ आने वाली है वो आपके आने वाली है सर्विसेज बिजनेस में, और इसके अलावा अनुमान है कि प्लेटफॉर्म बिजनेस में ज़रूर थोड़ी इम्पैक्ट देखने मिल सकती है क्योंकि सीजनैलिटी आ रही है। इसके अलावा जो है ऑफकोर्स क्रॉस करेंसी हेडविंड्स रहेगी जहाँ पे मार्जिन्स में लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट रहेगा, और कंपनी ने जो है सैलरी की जो है हाइक्स ली है तो उसके कारण 80 से 90 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स में दबाव देखने मिलेगा। अब अनुमान है कि जो ओवरऑल गाइडेंस है कंपनी का वो जो है वही रहने वाला है, कुछ बढ़ाने वाली की जो है एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और जो डील साइज़ की बात करें तो लगभग $2 बिलियन का डील साइज़ का एक्सपेक्टेशन रहेगा। अब गाइडेंस की बात करें तो FY23 के लिए जो कंपनी ने गाइडेंस दी है, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में लगभग 12 से लेकर 14% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ का जो है गाइडेंस दिया गया है, और यहीं पे कामकाजी मुनाफे जो एबिट मार्जिन्स है वहाँ पे लगभग 18 से 20% का गाइडेंस दिया गया है। इंपॉर्टेंट बात आगे जाते हुए ऑफकोर्स यही रहने वाली है कि क्या गाइडेंस रहेगा, स्पेशली प्रोडक्ट बिजनेस की आउटलुक को लेके, क्लाइंट कन्वर्सेशन कैसी है, डील पाइपलाइन कैसा, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि एट्रिशन पीक हुआ है कि नहीं। चलिए, हर आईटी कंपनी का यही सवाल है कि एट्रिशन पीक हुआ है कि नहीं। टीसीएस ने तो ये संकेत दिए हैं, बाकी कंपनियों की भी कमेंट्री हम सुनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आईटी से और बात करते हैं फार्मा की। विपुल, आपकी नज़र डीवीज लैब पर पड़ी। आज ये सबसे ज़्यादा गिरने वाला स्टॉक था निफ्टी में, करीब 5% नीचे, लेकिन सिर्फ डीवीज ही रही। हम देख रहे हैं अरबिंदो फार्मा भी आज करीब 5% कमज़ोर था। स्ट्राइड्स में हम 4.5% कमज़ोरी देख रहे हैं। छोटे बड़े हर तरह के फार्मा स्टॉक्स में कमज़ोरी क्या दिख रहा है आपको? बिल्कुल, फार्मा सेक्टर में वीकनेस अभी भी बरकरार है। इसका जो ओवरऑल चलन चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, इनमें इनफैक्ट कहूंगा पिछले साल से,
तो फार्मा सेक्टर कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म ही कर रहा है इंडेक्स से। एंड आज भी हमने वही देखा है कि जितने भी मेजर फार्मा कंपनीज है, डिविस लैब, औरो फार्मा, बायोकॉन, तो काफी दिनों से गिर ही रहा है। तो प्रेशर अभी भी बना हुआ है इन कंपनीज में, एंड सलाह यही रहेगी अभी भी कि सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढे इनमें। एंड वही और मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सलाह करेंटली तो नहीं दूंगा फार्मा में। ऐसा लगता था कई बार कि डिफेंसिव प्ले है और आपको अपॉर्चुनिटी खरीद देखनी चाहिए, लेकिन हर बार ऐसा होगा ये सही नहीं है। इस समय जो चार्ट्स बता रहे हैं वो ये कि आपको सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, इस समय नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। फार्मा स्पेस में हम देख रहे हैं कुछ बड़े स्टॉक्स जिनकी पिटाई होती दिखाई दे रही है। इंपॉर्टेंट आज एक नंबर्स आए, उन पर भी करते हैं फोकस। डेल्टा कॉर्प के नतीजे आज आए शाम को और कंपनी जो है वो घाटे से मुनाफे में आ गई है। कैसे रहे हैं इसके नंबर्स? मेरे सहयोगी हर्ष जुड़ रहे हैं मेरे साथ। हर्ष, बताइए क्या रीड किया आपने डेल्टा कॉर्प के नंबर्स में? हाँ जी, जो रेवेन्यू का नंबर है काफ़ी अच्छा आते हुए, इनफैक्ट 270 प्लस करोड़ पे वो रेवेन्यू का नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ऑफ कोर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू 75 करोड़ पे खड़ा था Q2 FY22 में, पर वो लार्जली कोविड के वजह से उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। तो अब जब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो नंबर को देखें तो अराउंड 251 करोड़ का वो नंबर आया है Q1 ऑफ FY23 में, और वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री भी आ रही है, जो कि हम बात करेंगे। पहले नंबर्स पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ऑलमोस्ट 70 करोड़ पे पहुंच गया है, 68.3 करोड़ पे, वर्सेस 22.5 करोड़ का जो लॉस था सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में। और जो इबिटा है वो करंटली 100 करोड़ पे है, तो उसके वजह से मार्जिन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हुए 37.2% का मार्जिन डेल्टा कॉर्प दिखाता हुआ। अब ये हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है सिंगल क्वार्टर में फॉर डेल्टा कॉर्प इन इट्स हिस्ट्री, और मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि जो ग्रोथ है वो ज़्यादातर जो डोमेस्टिक ट्रैवल का जो सर्ज हुआ है उसके वजह से अच्छा खासा ग्रोथ आया है, और ट्रेंड आगे जाके भी ये कंटिन्यू होगा, ऐसे मैनेजमेंट का कहना है। ऑल्सो वो एक वेसल को भी लॉन्च करने वाले जो पाइपलाइन में है, तो उससे भी रेवेन्यू में काफ़ी एक बढ़ाई आएगी गोइंग फॉरवर्ड। शुक्रिया हर्ष। तो यहाँ पर काफ़ी मजबूत कमेंट्री दिखाई दे रही है। सनी, आपने नंबर्स देखे डेल्टा कॉर्प, आज तो स्टॉक काफ़ी कमज़ोर था, करीब 5% नीचे। कल क्या सलाह रहेगी, क्या अप्रोच करना चाहिए स्टॉक को? नंबर तो काफी इंटरेस्टिंग नंबर आए हैं, और जिस तरह हमने देखा कि जो पूरी अनलॉक थीम है, जो हालांकि होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या फिर फैशन इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री, सभी में कोविड का जो लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट था वो सबने निगेट किया है, और अप्रैल के बाद सभी बिजनेस ने अच्छी ग्रोथ देखी है। और उसी के चलते हुए हमें लगता है कि डेल्टा कॉर्प भी एक इनडायरेक्ट प्ले है टूरिज्म पे, और इसलिए उसके नंबर भी काफी अच्छे आए हैं। बट हमें जिस तरह से मार्केट थोड़े कमजोर हैं, हम अभी इन्वेस्टर से ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप लार्ज कैप स्टॉक के साथ बने रहें, मिड कैप स्टॉक में थोड़ा रुक करके इन्वेस्ट कीजिए। तो अभी जो हालांकि नंबर काफी अच्छे आए डेल्टा कॉर्प के, बट हमारा थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच रहेगा मिड कैप को लेकर। पूरे मिड कैप पर ही वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा इस समय डेल्टा कॉर्प के, लेकिन नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कल देखना होगा, अगर बाजार ने शायद सपोर्ट किया तो स्टॉक शायद कुछ रिवर्सल दिखा सकता है। इस समय टाटा मोटर्स पर विपुल आपका क्या व्यू है? फंडामेंटली तो खबरें अच्छी आ रही है। कंपनी ने अभी जो गाड़ी लॉन्च की थी टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल, काफ़ी ज़ोरदार रिस्पॉन्स मिला है। 24 घंटे में ही करीब 10,000 गाड़ियाँ इन्होंने बुक कर दी हैं, और पहले जो है 10,000 गाड़ियों को स्पेशल प्राइस भी दिया गया था, और अब कंपनी ने जो रिस्पांस देखा है तो कह रहे हैं कि जो अगले 10,000 ग्राहक होंगे उनको भी ये स्पेशल प्राइस मिलेगा। तो फंडामेंटली तो डिमांड काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। चार्ट्स पर क्या कहता है टाटा मोटर्स? डेफिनेटली लॉन्च के माध्यम से काफी अच्छा बोलबाला बना हुआ है, बट स्टॉक वो नहीं कह रहा है हमें। मेरी यही सलाह रहेगी अभी भी टाटा मोटर्स 350 या 370 का कहीं लेवल दिखे तो वहां पर सलाह रहेगी, अगर कोई सपोर्ट मिले स्टॉक को वहां से तो उस टाइम में इन्वेस्टमेंट की सलाह करूंगा। फिलहाल तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है कि स्टॉक में कोई अपसाइड का मोमेंटम है। फिलहाल जो भी है सेल ऑन राइज चल रहा है, एंड डाउन साइड के ही अभी भी टारगेट्स इंटैक्ट है इसके। ओके, तो यानी कि 350 के आसपास ये स्टॉक मिले तब कोशिश कीजिएगा लेने की। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आप टाटा मोटर्स पर लेकर चल सकते हैं। चलिए ये जानते हैं कि कल बाजार के लिए अहम दिन है, कौन कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। मेरी सहयोगी वामाक्षी जुड़ रही है मेरे साथ पूरे अपडेट को लेकर। बताइए वामाक्षी।
जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ डोमेस्टिक क्यूज़ से। तो इंडिया का जो सीपीआई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है वो कल रिलीज़ होगा। इसके अलावा अब हम देखते हैं ग्लोबल क्यूज़ को। तो यहाँ पर यूके का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उनका ट्रेड डेटा, मंथली जीडीपी डेटा ये रिलीज़ होगा कल। इसके अलावा यूरोजोन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यू है ट्रैक करने के लिए। अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करेंगे तो आज यूएस मार्केट्स का मंथली बजट स्टेटमेंट आएगा और इसका रिएक्शन यूएस के मार्केट्स में आज दिखेगा और हम इसी का हैंडओवर कल के ट्रेडिंग सेशन में लेंगे। अब बात करते हैं कुछ रिजल्ट्स की जो कल आने वाले हैं। तो निफ्टी कंपनीज में से HCL टेक और विप्रो, ये दोनों कंपनी अपने नतीजे डिस्क्लोज करने वाले हैं और इसी के चलते ये स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। कॉर्पोरेट एक्शन की बात कर लेते हैं तो ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए कल बंद होगा। सुवेन लाइफ साइंसेज भी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है और वो टर्म्स और कंडीशंस ऑफ द राइट इशू इस पर चर्चा करेंगे। यूनिवर्सिस फोटो इमेजिंग की बोर्ड भी वन टाइम स्पेशल इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करने वाली है और वरांडा लर्निंग सोल्यूशन की बोर्ड की बैठक होने वाली है। वो एक पोटेंशियल एक्विजिशन को कंसिडर करने वाले हैं, जिसके चलते ये भी स्टॉक फोकस में रहेगा। अगर हम कुछ दूसरे इवेंट्स की बात करें तो IMF अपना फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट पब्लिश करने वाले हैं कल। ओपेक मंथली ऑयल मार्केट रिपोर्ट भी कल पब्लिश होने वाली है। EU एनर्जी मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है प्राग में। विंटर सप्लाई शॉर्टेजेस को लेकर चर्चा करेंगे ये। और आखिर में हम फोकस करेंगे जेफरीज के इन्वेस्टर डे पर जो कल होगा। तो ये थे सारे ग्लोबल इकोनॉमिक क्यूज़ और इवेंट्स जिस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुक्रिया वामाक्षी। तो वो सारे पॉइंट्स हैं जहां पर आपको कल नजर रखनी चाहिए। चलिए, वक्त हो गया है ये शो में जानने का कि मेरे मेहमान कौन से आइडियाज आपके लिए आज लेकर आए हैं। वक्त है VIP शेयर्स का। विपुल, आपसे करेंगे शुरुआत। बताइए कल का जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें कहां पर फोकस होगा आपका? मेरे रडार पे आज दो स्टॉक्स रहेंगे। एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है ओमैक्स ऑटो में, जो करंटली चल रहा है 80 के स्तर पर। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 65 और अपसाइड के जो मेरे टारगेट्स है इसमें है 99 और 111। और दूसरा जो मेरा पिक है वो है NTPC। यहाँ पर मैं सेल ऑन राइज की सलाह दूंगा। 163 से 165 के अगर लेवल मिले तो वहां पर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मैं ढूंढूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 169। और मेरे जो डाउनसाइड के इसमें टारगेट्स है वो है 155 और 149 के। ओके, तो दो बेहतरीन स्टॉक्स यहाँ पर विपुल की तरफ से जहाँ आप कर सकते हैं फोकस। ओमैक्स ऑटो में 98 और 111 तक के टारगेट के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी और साथ ही साथ NTPC में भी यहाँ पर सेल करने की सलाह है। टारगेट आपको दिखाई दे रहा है 155 से 149 रुपए तक के आसपास के। सनी, आपकी तरफ से कोई आइडियाज? हमें बेसिकली हमारा जो फोकस है डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी पे रहेगा, स्पेशली जहाँ पूरी दुनिया में उथल पुथल चल रहा है। तो उसके चलते हुए हमारे इन्वेस्टर को हम रिकमेंड कर रहे हैं कि आप भारती एयरटेल और ITC ये दो स्टॉक में निवेश करें। भारती एयरटेल में 5G के चलते हुए और इन एडिशन जो कंपनी में जितना भी चेंजेस हो रहा है, इंडस्ट्री में जो कंसोलिडेशन हुआ है, उसके चलते हमें लगता है कि भारती एयरटेल में जो आरपू है जो कि 166 रुपीज था FY22 में, ये करीब करीब हो जाएगा 280 रुपीज FY25 में। तो एक आरपू के चलते हुए कंपनी में काफी अच्छी अर्निंग ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखने मिलेगी हमें भारती में इन लंबी अवधि के लिए, और हम भारती में बुलिश है। और एक दूसरा स्टॉक है ITC अनलॉक के बाद इसका जो सिगारेट डिवीजन है और जो होटल डिवीजन है उसमें काफी अच्छे नतीजे हमने देखे थे फर्स्ट क्वार्टर में। और हमें लगता है कि सिगारेट डिवीजन, होटल और FMCG जो अदर बिजनेसेस हैं, ये बिजनेस में काफी अच्छे नंबर ये तिमाही में भी आएंगे और इसके चलते हम लोगों का एक दूसरा पिक है ITC। ओके, तो बढ़िया, ये दो स्टॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सनी की तरफ से। ITC और भारती एयरटेल दोनों दिग्गज कंपनियां, आप इन पर कर सकते हैं फोकस और नजरिया रखिएगा थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म का। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए। कल की तैयारी को यहीं समेटेंगे। मुझे और पूरी टीम को भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।